आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं क्लास की वर्कशीट जो कि है सामाजिक विज्ञान की यानी कि सोशल साइंस की। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 15 और आज हम पार्ट 2 जो व्यापार साम्राज्य तक कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं नए शासन की स्थापना करने के साथ साथ कंपनी ने और अपनी फौजों को किस प्रकार आगे बढ़ाया। तो नए शासन की व्यवस्था आपको याद है हम बात कर चुके थे किस किस तरीके से सहायक संधि और इस तरह की दूसरी विलय की नीति बनाकर बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत ले आए थे अंग्रेज या उनकी कंपनी। आज हम कुछ और नई बातें पढ़ रहे हैं। नए शासन की स्थापना। जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे और बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत को भारत में फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो अब हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के नाम के साथ लिखा है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल क्या है ये अभी हम पढ़ लेते हैं आगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने बंगाल के साथ साथ बंबई और मद्रास जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं और बंबई जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं उन्हें भी हासिल कर लिया था। और अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो ब्रिटिश इलाके थे जैसे हम कह रहे हैं कि उन्होंने इतना सारा इलाका में भी सत्ता हासिल कर ली और उसके साथ में आपको याद है हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने मराठा वगैरह सबको हराते हुए टीपू सुल्तान वगैरह सभी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये अब प्रशासकीय इकाइयों में बढ़ गए थे, मतलब शासन व्यवस्था की इन्होंने इकाइयां बना ली थी और ये 3 महत्वपूर्ण इकाई थी जिन्हें हम प्रेसिडेंसी कहते हैं, जिन्हें उस समय प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी जहां से पूरे शासन व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता था। मतलब अगर कहें कि प्रशासकीय इकाई थी तो क्या मतलब प्रशासकीय इकाई या प्रेसिडेंसी का क्या मतलब था? इसका मतलब था ये वो जगहें थी जहां पर सेंटर था और वहां से आसपास का पूरा एरिया जो है उस पर निगरानी रखी जाती थी, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता था। तो ये 3 जगहें जो थी वो बंगाल में थी, मद्रास में और बंबई में। ये अलग अलग 3 प्रेसिडेंसी थी और हर एक प्रेसिडेंसी का जो हेड होता था उसको बोलते थे गवर्नर। तो मतलब जो वहां का मुख्य अधिकारी था और तीनों के ऊपर जो मुख्य अधिकारी था, इन तीनों अधिकारी 3 गवर्नर के ऊपर जो बड़ा अधिकारी है वो था गवर्नर जनरल और वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, यानी तीनों के ऊपर। तो प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आया था वॉरेन हेस्टिंग्स और जिसने कई प्रशासकीय सुधार किए, मतलब शासन व्यवस्था में उसने बहुत सारे सुधार किए और उसके सबसे ज्यादा जो स्पेशल सुधार थे वो थे न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में। तो प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने सुधार किए और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में जो मुख्यतः सुधार किए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से सुधार किए गए थे हमने बात की ना ऊपर की 1773 से 85 तक वो यहाँ रहे। तो 1972 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी और इस व्यवस्था में ये प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। अब 73 में रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था और उसके तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। तो अब हम ये सब पढ़ रहे हैं किसके बारे में? उस समय के बारे में या उसके बारे में जिसे हम कह रहे हैं गवर्नर जनरल का समय या गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का के बारे में। तो 1772 में प्रावधान किया गया था 2 अदालतें होंगी, तो इन सब में भी सुधार किया वॉरेन हेस्टिंग्स में। 2 अदालतें होती थी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो दीवानी अदालतों के जो मुखिया होते थे वो यूरोप के कलेक्टर होते थे, यानी कि वो जो है वो अंग्रेजी हुआ करते थे और उनकी पोस्ट का नाम होता था कलेक्टर। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। मतलब अगर उन्हें न्याय व्यवस्था में भाग लेना है या न्याय चलाना है या न्याय करना है तो उन्हें फिर यहाँ के नियम कानून के अनुसार ध्यान देना पड़ता था। तो भारत के जो कानून थे उनमें पंडित और हिंदू पंडित और अगर मुस्लिम की बात करें तो मौलवी, वो उनके लिए उनके कानूनों की व्याख्या करते थे और उसके अनुसार वो निर्णय लेने की कोशिश करते थे। तो जो फौजदारी अदालतें थी
उनमें कलेक्टर न्याय नहीं करता था। कौन न्याय करता था? फौजदारी अदालतों में काजी और मुफ्ती ही थे। तो काजी और मुफ्ती कौन? जो पहले भी यही लोग न्याय व्यवस्था को संभालते थे और आज भी वही लोग संभाल रहे थे। मतलब दीवानी अदालतों में फर्क आ गया, फौजदारियों में अभी भी पुराने लोग ही काम कर रहे थे, लेकिन फौजदारी अदालत पर कलेक्टर निगरानी रखता था। हिंदू कानूनों में एक रूपता लाने की जरूरत थी, क्योंकि अलग अलग जगह पर जब हिंदू पंडित कानूनों की व्याख्या करना शुरू करते थे तो अलग अलग जगह पर उसकी अलग अलग व्याख्या करते थे, तो वो एक जैसे होने चाहिए हर जगह पर। तो इसके लिए 1775 यानी कि 1775 में एक 11 पंडितों को मिलाकर बोला गया कि भाई आप जो है भारतीय कानूनों का संकलन तैयार कीजिए ताकि हर जगह पर एक जैसे निर्णय हो सके। और उसके बाद ये काम पूरा भी हुआ, और पूरा होने के बाद एनबी होलहेड नाम के एक व्यक्ति ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्योंकि भाई जब 11 पंडितों ने उसे एक संकलन तैयार किया, वो हिंदी में या संस्कृत में तैयार किया होगा, अंग्रेजी में तो वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो उसको कौन लिखेगा फिर? जिसे अंग्रेजी आती होगी। तो एनबी होलहेड नाम के व्यक्ति ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। फिर 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी संहिता तैयार कर दी गई। तो हिंदू संहिता कब तैयार की गई? हिंदुओं के कानूनों की संहिता 1775 में तैयार कर ली और मुस्लिमों की 1778 में तैयार हो गई। और इसी तरह से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी बनाया गया, सर्वोच्च, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा और उस समय की जो खास बात थी, उस शासन व्यवस्था की खास बात ये थी कि सबसे बड़ा जो पद होता था वो कलेक्टर का होता था, और इसका मुख्य काम क्या था? कलेक्ट करने से कलेक्टर शब्द बनता है। कलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इकट्ठा क्या इकट्ठा करते होंगे? तो वो टैक्स इकट्ठा करते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे। तो राजस्व जिसे हम लगान भी बोलते हैं, तो लगान और कर, इसको इकट्ठा करना, न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों और दरोगा की मदद से कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये कलेक्टर का मुख्य काम था। और ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं ना कि यूरोपीय जिला कलेक्टर दीवानी अदालतों के मुखिया होते थे, तो वो कानून व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं, न्याय व्यवस्था कर को भी संभाल रहे हैं, तो वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने काम हुए? न्याय व्यवस्था को संभालना, कर इकट्ठा करना, और न्याय व्यवस्था में मदद ले लेते थे ये पुलिस की और दरोगाओं की और दूसरे न्यायाधीशों की। तो और इनका कार्यालय कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता था। सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसकी वजह से पुराने केंद्र जो थे, जो इन व्यवस्थाओं को संभाला करते थे, वो धीरे धीरे सब खत्म होते चले गए, हाशिए पे धकेल दिए गए, मतलब धीरे धीरे खत्म होते चले गए। इसके अलावा और कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं। कंपनी की फौज, अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे। तो सिपॉय क्यों कहते थे? तो हिंदी का शब्द है सिपाही, जिसका उस वक्त प्रयोग किया जा रहा था। उस वक्त हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो सिपाही कहा जाता था, और सिपाही से सिपॉय शब्द बन गया, तो सिपाही ना कह के सिपॉय कहते थे। तो अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे। जहां मुगल फौज अपने मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना का प्रयोग करती थी, जिसमें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, तो ब्रिटिश की जो सेना थी वो तोड़ेदार बंदूक और बारूद की ट्रेनिंग देती थी अपनी सेना को। तो इनके बीच अगर मुख्य अंतर की बात करिए, कौन कौन से मुख्य अंतर हैं मुगल फौज में और कंपनी की फौज में, क्योंकि हमने बात की ना कि कंपनी अपनी फौज अलग बना के रखी है उसने, और मुगल जो फौज हुआ करती थी वो अलग तरह की होती थी। तो ये फर्क थे उनमें कि जो मुगल फौज थी उसमें प्रशिक्षित घोड़े और पैदल सैनिक होते थे, जबकि कंपनी की फौज में ज्यादातर पैदल सैनिक होते थे। मुगल की फौज में सवारों का दबदबा होता था और पैदल सैनिकों की वैल्यू कम होती थी, सवार मतलब घुड़सवार, जबकि कंपनी में घुड़सवारों की संख्या कम थी और पैदल सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। मुगल फौज में तीरंदाजी और तलवारबाजी निपुण सेना होती थी, जबकि कंपनी की फौज में किसमें निपुण होते थे? वो बंदूक चलाने में निपुण। निपुण का मतलब जिन्हें क्या काम ज्यादा अच्छे से करना आता था। मुगल सेना की पेशेवर ट्रेनिंग नहीं होती थी, वो सब कुछ अपने घर पर गांव में सीखते थे, और जब जरूरत होती थी तो मुगल उन्हें बुला लेते थे और वो लड़ने के लिए चले जाते थे। वैसे वो किसान भी हो सकते थे और सैनिक भी हो सकते थे, लेकिन कंपनी जो थी वो सिपाहियों को साथ रखकर उनकी ट्रेनिंग करवाती थी, उनका प्रशिक्षण करवाती थी, और वो भी यूरोपीय ढंग में।
और उन्हें पेशेवर तरीके से रखा जाता था, मतलब उन्हें हमेशा कंपनी के साथ ही रहना होता था और वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस भी करते थे, मतलब लड़ने की प्रैक्टिस भी करते थे। प्रशिक्षित सेना थी और उनको इसी काम के बदले में तनख्वाह भी मिलती थी। तो मुगल फौज जब युद्ध होता था तब बुलाई जाती थी, इसका मतलब उन्हें बाकी समय तनख्वाहें वगैरह नहीं मिलती थी। और हमने पढ़ा ही था, कुछ जगहें दे दी जाती थी और उसी टैक्स वगैरह से सिपाहियों वगैरह की जरूरत पूरी की जाती थी, लेकिन कंपनी की फौज के साथ ऐसा नहीं था, वो उन्हें तनख्वाहें देती थी। अब बढ़ते हैं, कुछ और खास बातें जान लेते हैं। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार भूल ही जाते थे कि भारत में जाति और समुदाय की भावनाओं को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग तरह की हैं। और इसी वजह से कई बार तो ऐसा हो जाता था कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती थी, छोटी छोटी झड़पों से शुरू होकर। और इसी तरह की एक बड़ी लड़ाई हमें देखने को मिलती है 1857 में, जो विद्रोह के रूप में हमें दिखाई देती है। 1857 के विद्रोह के रूप से हम उसे जानते हैं। तो ये इस तरीके से अगर हम ये कहें, कुल मिलाकर अब तक हमने जो कुछ जाना समझा, व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 1920वीं सदी के शुरुआत में नई तकनीक, भाप की तकनीक जो आई थी, उससे ये भौगोलिक औपनिवेशिक की जो नीति थी, मतलब जमीन को हथियाने की, कब्जा करने की जो नीति थी, ये और तेज हो गई। केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता, मतलब अब 3 हफ्तों में, सिर्फ 3 हफ्ते लगते थे इंग्लैंड से भारत आने में, सिर्फ 3 हफ्ते। और पहले 6-6 महीनों की यात्राएं हुआ करती थी, तो 3 महीने की, 4 महीने की, इस तरह की लंबी लंबी यात्राएं होती थी। अतः अब ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आ सकते थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप का 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। सोचिए, हम बात कर रहे थे पिछली वर्कशीट में 1764 की और 1757 की, कि 1757 में 1754 में जब 1757 की बात कर रहे थे कि प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और पहली जगह पर उन्होंने कब्जा किया, और आने वाले 100 सालों के अंदर अंदर उन्होंने भारत का 63% भूभाग अपने कब्जे में ले लिया, सिर्फ व्यापार करते करते। तो इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो चलो देखते हैं क्या सीखा। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है और 3 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी थी। तो मैंने आपको बता दिया, प्रशासकीय इकाई थी और 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। वॉरेन हेस्टिंग कौन था, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल था और उसने अपनी कंपनी की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या किया, कई प्रशासकीय सुधार किए और विशेषकर न्याय में सुधार किए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए, तो वो प्रमुख सुधार ये हैं, आप लिख लीजिए इन्हें। कलेक्टर का काम क्या था, तो कर इकट्ठा करना, लगान लगाना और न्याय व्यवस्था बनाना। मुगल फौज और कंपनी की फौज में 2 अंतर लिखने हैं, जो ये रहे। 4 अंतर मैंने लिख दिए हैं, आप कोई से भी 2 अंतर लिख लीजिए। उसके बाद हमसे छठा प्रश्न पूछा है, सोचकर लिखना है कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो इसका उत्तर है धन के लिए और मान सम्मान के लिए, क्योंकि भाई सिपाही हैं तो पद मिलेगा, पद मिलेगा तो पद का तो मान सम्मान होता ही है। तो इस तरीके से ये थी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसे समझने में मदद मिली होगी इस वीडियो की वजह से, और आपको आपका होमवर्क करने में भी इससे काफी मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें, हमेशा बनाते रहें, आपको काम में मदद मिलती रहे, तो जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और उससे भी जरूरी, आपकी वीडियो के नीचे जो एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दे ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।